फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में यही फर्क है कि फ्यूचर्स में लाजिम है, उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन में तो ऑप्शन होता है कि चाहे तो लो चाहे तो ना लो, लेकिन फ्यूचर्स में अब लेना ही पड़ेगा। और ताकि कभी ऐसा हो कि मार्केट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गई, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, उसने 480 सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट तो चढ़ी हुई है, ऊपर ही उसने सोचा था कि गिरेगी लेकिन गिरी नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फ्यूचर्स में उसको पहले से डिपॉजिट रखना होगा, जहां डेली जो भाव चेंज होते हैं उसके डिपॉजिट में प्लस माइनस होता रहेगा, इसे मार्क टू मार्केट कहते हैं। चलिए कंसेप्ट तो मैंने बता दिया बुनियादी तौर पर। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं बताइए। आपके 6 उसूल याद है कि नहीं याद है? 6 के 6 याद है ना? एक बार रिवीजन कर लें ताकि इसको एनालाइज कर लो। नंबर 1 कंसेंट, नंबर 2 केपेबल टू ट्रांजैक्ट, जो कर रहे हैं वो केपेबिलिटी होना चाहिए टू ट्रांजैक्ट, आगे पीछे तरतीब हो सकती है। नंबर 3 हलाल होना चाहिए। नंबर 4 ओनर या ओनर की तरफ से। नंबर 5 पोजेशन होना चाहिए। नंबर 6 क्लियर होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट है क्लियर होना चाहिए। ओके चलिए आप बताइए जी। इसमें क्या होता है, यानी जैसा मेरे पास 5 लाख है जी, 5 लाख है तो इसके अंदर फैसिलिटीज देते हैं कि उसके ऊपर 20 टाइम्स तुम ज्यादा खरीद सकते हो, यानी 5 लाख के ऊपर 1 करोड़ का माल खरीद सकते हो मार्केट से। तो ये नहीं कर सकते इस्लाम में। इसमें क्लियर नहीं है, मतलब आने वाले दिनों में क्या होएगा, मतलब 6 पॉइंट जो है वो इस पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहली चीज, जो आदमी के पास है ही नहीं वो बेच देता है आदमी। हाँ, जो है नहीं उसको बेचने का ऑप्शन उसने डाल दिया, उसका बेचने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जो है ही नहीं उसके पास। हाँ, ये क्या है? ये खुद ही एक प्रॉब्लम है। और जो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम के पोजेशन के बगैर लोग बेच रहे हैं, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, ये दोनों चीज इक्वल होती है, दोनों साइड्स है। तो पोजेशन के बगैर काम हो रहा है, ये पहले इसकी बुनियादी कुछ नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि पूरी वर्ल्ड की जो इकॉनमी है उससे कईयों गुना ज्यादा ट्रेडिंग हो जाती है फ्यूचर्स के जरिए। एक्चुअल स्टॉक्स जितने होंगे, एक्चुअल शेयर्स जितने होंगे, उससे कईयों गुना ज्यादा ट्रेडिंग हो जाते हैं शेयर मार्केट पे डेरिवेटिव्स के जरिए। तो मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोडक्ट का भाव बहुत सारे लोगों ने डिमांड की, बहुत सारे लोग ने जा जाके खरीद लिए कप्स, तो भाव बढ़ता तो कितना बढ़ता। हाँ, लेकिन जब ये ऑप्शन खरीदते हैं और ऑप्शन खरीदने की वजह से जो इसका प्राइस अगर शेयर मार्केट पे ट्रेड हो रहा होता अगर, तो क्या होता, इसका प्राइस जितना बढ़ना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हिल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। इसी वजह से पेट्रोल वगैरह के अंदर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, करेंसी मार्केट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेरिवेटिव्स के इंटरफेरेंस की वजह से। तीसरी चीज, इसमें वाज़ेह नहीं है कि तुम कल का कह रहे हो कि मुझे इतने में खरीदना है ये प्राइस, ये तो क्लियर कट गैम्बलिंग की शक्ल है, ये क्लियर कट गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में जैसे आदमी एक बोली लगाता है कि मैं लॉटरी टिकट ले रहा हूं, अब वो होगा नहीं होगा, इट्स ऑल ऑन लक, ये सब, ये चीज इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई कह रहा है मैं 480 में खरीदने का ऑप्शन ले रहा हूं, खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। किस बुनियाद पे कर रहे हो? कोई तुम्हें 480 का कल का भाव आज ऑफर कैसे कर सकता है? ये वजाहत, ये क्लैरिटी कहां से आई? ये क्लैरिटी है ही नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये क्लियर कट एक सट्टेबाजी, एक गैम्बलिंग का फॉर्म है, और जो लोग गैम्बल करते हैं और जिसकी वजह से स्पेकुलेशन वगैरह की वजह से मार्केट्स अनस्टेबल हो जाती है, दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ता है बोझ ये लोगों के प्रॉब्लम का। हम देखते हैं मेटल्स की मार्केट कई बार अनस्टेबल हो जाती है यही स्पेकुलेटर्स की वजह से। तो ये जितना ये चीज बढ़ते जाएगी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, उतना ज्यादा दुनिया की मार्केट्स अनस्टेबल होती जाएगी, उतना ज्यादा उसे कोई भी डायरेक्शन में भेजा जा सकता है ये सारी चीजों के जरिए। तो इस्लाम ने ये चीज डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हराम बताई है, जिससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके ताल्लुक से कई सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कि किस तरह से दुनिया में बहुत बड़ी इकोनॉमिक बर्बादी आई, और इसी वजह से इसे वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल मास डिस्ट्रक्शन बिल्कुल सही तौर पे कहा गया है। ये एक इकॉनमी को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। कितने अफसोस की बात है कि बहुत सारे मुस्लिम्स भी इसमें मुब्तला हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, और डेरिवेटिव्स को किसी तरह से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी इस्लामी प्रिंसिपल्स इसमें टूट रहे हैं, और इसके गलत होने के ताल्लुक से कोई डाउट ही नहीं है कि ये गलत है। तो डेरिवेटिव्स के ताल्लुक से हमने देखा, और ये है शेयर मार्केट का और कमोडिटी मार्केट का टॉपिक यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट होता है। हम अगला टॉपिक हमारा लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के मुतालिक। जी, मतलब गल्फ कंट्री में जो भी मतलब शेयर मार्केट एक्टिविटीज होती है वहाँ पे भी, तो उसमें डेरिवेटिव का कोई रोल होता नहीं है, मतलब मोस्टली वहाँ की कंपनी में। मतलब गल्फ कंट्रीज में क्या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है? जी हाँ, होती है।
गल्फ कंट्रीज में आपको कमर्शियल इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स भी मिलेगी, और जो शख्स जितना इस्लाम पर जिस इकॉनमी ने अमल किया उसको उतना खैर और भलाइयाँ मिली। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स है इस्लामिक इकोनॉमिक्स के, जैसे मलेशिया वगैरह में अप्लाई किया उन्होंने, उनको वो बेनिफिट्स मिले, और जो बेनिफिट्स जो प्रिंसिपल्स तोड़ेंगे तो वो प्रिंसिपल्स के तहत वो अनस्टेबल हो जाएंगे। हम देखते हैं कितनी सारी इकोनॉमिक क्राइसिस लाई जाती है इन्वेस्टर्स के जरिए डेरिवेटिव्स की वजह से। कोई भी इकोनॉमी को गिराना बहुत आसान हो जाता है, कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में होता है डेरिवेटिव्स की वजह से। तो ये चीजें हैं जो आज होती है, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के इकोनॉमिक प्रेशर्स में होते हैं। तो हम किसी के ऊपर हुक्म और फतवा नहीं लगा रहे हैं, बट जनरली बोलते हैं जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 33%, कुछ लोग 25%, कोई 10 और ये दलील देते हैं जैसे शहर की सारी गलाजत समुंदर में जाती और समुंदर का पानी पाक होता है, उसी तरह से बड़े कैनवस में वो जाके छोटी चीज़ सही हो जाती है। कहाँ तक दुरुस्त है? भाई का सवाल यही है कि जैसे हम देखते हैं कि शहर के सारे जो नाले हैं वो जाते हैं समंदर में, और समंदर का पानी पाक है, तो समंदर का पानी पाक है, तो उसी तरह इनका कहना है कि देखो ये बड़ी चीज में छोटा कंपोनेंट है। तो हम ये बताते हैं कि जरा गौर करो, जरूरी नहीं है कि समंदर का पानी पाक ही होगा, जरूरी नहीं है। अगर नजासत की वजह से जो गंदी चीज गई हुई है पानी में, एक बड़ी बॉडी है पानी की, उसके अंदर गंदी चीज गई हुई है, उसकी वजह से अगर 3 चीजें चेंज हो जाते, 3 वस्फ, 3 एट्रीब्यूट्स उस पानी के, क्या है वो? टेस्ट, कलर, आंखों से स्मेल, उस नजासत की वजह से चेंज हुआ। नजासत की वजह से नहीं, मिट्टी चली गई, मिट्टी नजासत नहीं, मिट्टी की वजह से कलर चेंज हो गया, वो नजासत नहीं है। नजासत गंदगी की वजह से उसका टेस्ट चेंज हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, उसकी स्मेल चेंज हुई, वो पानी से वुजू हम नहीं कर सकते हैं। अब यहां आप ये देखिए कि अगर कोई कहे कि पानी की बॉडी है उसमें 1/3 टॉयलेट गया है, 1/3, हाँ, या 25%, 1/4 उसमें टॉयलेट गया हुआ है, तो हमें क्या लगता है कि उसका चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? 10% में भी डाउट तो लग रहा है, हाँ। तो हम कहते हैं कि ये कब अप्लाई होगा? जब जैसे कोई बहुत बड़ी चीज के अंदर, हाँ, कोई बहुत छोटी सी नजा चीज जाए जो शायद 1% से कम होगी, हाँ, तो जो अप्लाई होगा। ये कानून भी है। जैसे हम कहते हैं ना, दलील क्या है? मैंने एक दलील दी आपको मजबूरी वाली, जो चीज मजबूरी के तहत है वो तो माफ है। बाकी जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी वाली भी दलील है कि बहुत स्मॉल कोई गलत चीज हो, जो बड़े समंदर में कोई छोटी गलत चीज चली गई, तो वो छोटी गलत चीज की वजह से वो समंदर खराब नहीं होता है। जैसे समंदर में कोई जाके किसी ने पेशाब कर लिया, समंदर है, हाँ, तो वो बात है कि वो पूरा समंदर नजिस नहीं हो गया उसके पेशाब करने से वहां पर, हाँ। तो एक स्मॉल चीज जा रही है एक बड़ी चीज में, उसकी वजह से समंदर का कलर वगैरह तो चेंज नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए कि समंदर के अंदर 33% या 25% या 10% नजासत चली गई, तो बहुत हाई चांस है कि उसका कलर, टेस्ट वगैरह चेंज हो जाएगा, हाई चांसेस। तो हम देखते हैं कि ये माइन्यूट क्वांटिटी है, तो ये गुंजाइश है, ये एक एक्सेप्शन है। मतलब हम इस्लामिक शरीयत से एक्सेप्शन लेने तैयार है जो कुरान और हदीस से साबित है। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज में कोई बहुत छोटी सी गलत चीज चले जाए, तो शरीयत ने उस चीज को ओवरलुक किया है, उसको माफ किया है। इसी वजह से वो पानी में नजासत जा रही है, तो नजासत को ओवरलुक किए। नजासत की वजह से नहीं कि पानी से वजू नहीं कर सकते, कर सकते तब तक जब तक ये चीजें चेंज ना हो जाए, वो ओरिजिनल उसका कैरेक्टर चेंज ना हो जाए, उसका ओरिजिनल कैरेक्टर वैसा के वैसा है। तो हम ये देखते हैं, तो 10% उसमें नहीं आता दिख रहा है, यही स्कॉलर्स का कहना है। वो कहते हैं 10% की दलील नहीं है। दलील है तो कोई माइन्यूट 0 पॉइंट समथिंग के अंदर कुछ हो, जो कोई चीज आ गई इनएडवर्टेंटली, तो वो चीज की ताल्लुक से हमें दलील मिल रही है। ये म्यूचुअल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स जी, इस्लामिक रूप से जायज है? जज़ाकल्लाह खैर। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कैसा है? म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट क्या है? म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट यह है कि शेयर मार्केट में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जाता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हमने देखा कि शेयर मार्केट में विथ रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्ट करना जायज है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो है काफी सीरियस है। और जो रिस्ट्रिक्शंस हमने देखे, वो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर पास होकर निकलने वाली बहुत चंद कंपनीज मिलेगी करंट सिनेरियो में। अब इसके अंदर आदमी खुद जब इन्वेस्ट करता है तो प्रॉब्लम यह है कि वो मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाता है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज कम हो रही है। तो यहां पे रोल आता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के पास मैनेजर्स होते हैं जो मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं, मार्केट को ट्रैक करते रहते हैं, क्या चीज ऊपर जाने वाली, क्या चीज नीचे आने वाली है। और वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में,
प्रॉब्लम यहां यह है कि जो म्यूचुअल फंड जो है, मान लीजिए एक फंड है वो 25 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है एक साथ में, और आपने म्यूचुअल फंड के साथ 1 लाख इन्वेस्ट कर लिए। म्यूचुअल फंड वो 25 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो भी कमाएगा वो कमाने के हिसाब से आपको शेयर देगा। एक पर्टिकुलर शेयर आपका होगा, पर्टिकुलर शेयर उनका होगा। तो हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी तो हलाल होनी चाहिए ना। पहले हमारी जो सारी क्राइटेरिया जो इंडिविजुअल कंपनीज के लिए थी वो उस म्यूचुअल फंड के लिए भी होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि कोर सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये कोर सेक्टर्स के अंदर जो हराम एलिमेंट्स बच जाते हैं, बहुत सारी हराम कंपनीज बच जाती है। जैसे अगर टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री वगैरह, ये सब चीज में गलत चीज आने का ज्यादा चांस होता है। तो जो कोर सेक्टर्स है उसके अंदर गलत चीजों के चांसेस कम होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सिर्फ वही क्राइटेरिया थोड़ी है, पहली वाली और दूसरी वाली। जो पहली 2 क्राइटेरिया हमने देखा कि कंपनी हलाल होनी चाहिए और उसका कोई मेजर बाय प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए। तो आगे की जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को केयर करने के लिए हम क्या करें, तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी बनाए गए जो खास मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए है, जिसमें डेरिवेटिव्स को अवॉइड किया गया, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस को अवॉइड किया गया। लेकिन बाकी की जो आखिरी क्राइटेरिया हमने देखा कि उसके अंदर कंपोनेंट क्या है इंटरेस्ट का, वो कंपोनेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो शरिया एडवाइजर्स है ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स के, जो म्यूचुअल फंड्स खास मुस्लिम्स को माइंड में रख के लॉन्च किए गए, तो वो शरिया एडवाइजर्स जो शरिया कंप्लायंस बता रहे थे, उनका खुद का क्राइटेरिया था कि 33% अलाउड है या 25% अलाउड है या 10% अलाउड है। जो पर्टिकुलर 10% वाली तो मुझे नहीं पता है कि कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है, बट उससे ज्यादा वाले ही है। तो हम ये देखते हैं इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी वही प्रॉब्लम आ जाता है जो शेयर मार्केट में लार्जली आज दिखा जाता है। जी नाजरीन, बातें तो बहुत सारी है और ये डिस्कशन जो चल रहा था ये भी बहुत अहम है, लेकिन वक्त हमें अब इजाजत नहीं देता कि हम इस बात को और आगे जारी करें। तो इस एपिसोड को हमें यहीं पर ख़त्म करना होगा, लेकिन हमारे पास मौका है अगले एपिसोड में फिर एक बार इंशाल्लाह तिजारत के इस्लामी उसूल के तहत, और जो हमें हमारा दीन सिखाता है तिजारत के मुतालिक, ताकि हम उन बातों को जानकर अपनी और दुनिया में खैर और भलाइयाँ ला सकें। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में फिर एक बार शरीक रहें और अपने मुताल्लिकीन पहचाने वालों को भी दावत दें कि इस प्रोग्राम के साथ हम सीख सकें तिजारत के इस्लामी उसूल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।